हम अक्सर ना इस मुगालते में रहते हैं कि ये जो हमारी डिजिटल दुनिया है वो एक बहुत मजबूत लोहे की तिजोरी की तरह है। मतलब अकाउंट बनाया, एक लंबा चौड़ा पासवर्ड सेट किया और ऐसा लगता है कि बस ताला बंद हो गया। हाँ, बिल्कुल, एकदम सेफ। वही ना। हाँ, हाँ, ऐसा महसूस होता है कि वो पासवर्ड उस तिजोरी की इकलौती चाबी है जो पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर हकीकत की जमीन पर आकर देखें तो ये तस्वीर बहुत अलग और थोड़ी डरावनी है। सही कहा आपने। और ये डरावनी इसीलिए है क्योंकि हम उस इल्यूजन में जीते हैं। एकदम। तो पूरे उत्साह के साथ स्वागत है आप सबका इस नए डीप डाइव में। आज की इस चर्चा में हम डिजिटल दुनिया के सबसे आम लेकिन सबसे रहस्यमयी हिस्से की असलियत को समझेंगे, हमारे पासवर्ड्स। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ना। और आज का ये विश्लेषण दो बेहतरीन सोर्सेज पर आधारित है। पहला है gman.security नाम के एक यूट्यूब चैनल का बहुत ही बढ़िया ट्यूटोरियल वीडियो, और दूसरा एक काफी ज्ञानवर्धक आर्टिकल है जिसका नाम है द हैशकैट आर्म्स रेस, रीडिफाइनिंग मॉडर्न डिजिटल डिफेंस। राइट। ये दोनों ही सोर्सेस इस विषय की गहराई में जाते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जब कोई डेटा लीक होता है तो हैकर्स असल में कैसे काम करते हैं, और हमारी डिजिटल सुरक्षा के लिए पर्दे के पीछे वो कौन सी हथियारों की होड़ यानी आर्म्स रेस चल रही है। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। जरूर। देखिए, चर्चा की शुरुआत हम एक बहुत ही बुनियादी गलतफहमी को दूर करके कर सकते हैं। किस तरह की गलतफहमी? मतलब ज्यादातर लोगों का मानना है कि जब किसी वेबसाइट पर पासवर्ड टाइप किया जाता है, मान लीजिए किसी ने लिखा सनशाइन 123, तो वो वेबसाइट अपने सर्वर के अंदर एक डिजिटल डायरी में उसे हूबहू सनशाइन 123 ही लिखकर सेव कर लेती है। हाँ, आमतौर पर तो लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना? एकदम नहीं। और यही डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर वेबसाइट्स पासवर्ड्स को उसी रूप में सेव करने लगें जिसे हम टेक्निकल भाषा में प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, तो किसी भी हैकर के लिए किसी सर्वर में घुसकर सीधे लोगों के पासवर्ड्स की लिस्ट डाउनलोड कर लेना बहुत आसान हो जाएगा। फिर तो सारा डेटा ही चोरी हो जाएगा एक सेकंड में। वही तो। इसलिए कंप्यूटर साइंस में एक अलग और काफी जटिल तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसे हैशिंग कहते हैं। अच्छा, हैशिंग। इसको ना हम एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे वेबसाइट पर पासवर्ड सेव करना असल में फलों की स्मूदी बनाने जैसा अरे वाह, स्मूदी वाला एग्जाम्पल, ये काफी दिलचस्प है ना। मतलब अगर आपने एक सेब और एक केले को मिक्सर में डालकर बटन दबा दिया तो जो स्मूदी बाहर आती है, क्या उस स्मूदी से वापस वो साबुत सेब निकाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता। राइट। तो बिल्कुल इसी तरह पासवर्ड्स को प्लेन टेक्स्ट में नहीं बल्कि एक हैश में बदला जाता है। ये एक तरफा प्रोसेस है। एक सीधा सा पासवर्ड अक्षरों और नंबरों की एक लंबी जटिल और बेतरतीब श्रृंखला में बदल जाता है। ये स्मूदी वाला उदाहरण हैशिंग की प्रक्रिया को बहुत सटीक तरीके से समझाता है। और इस काम को अंजाम देने के लिए अलग-अलग हैशिंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल होता है। जैसे MD5 हो गया, SHA-1 और SH-256। हर एल्गोरिदम पासवर्ड की स्मूदी बनाने का अपना एक अलग गणितीय तरीका यानी मैथमेटिकल अप्रोच अपनाता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक वन वे मैथमेटिकल फंक्शन है। यानी कोई वापस पीछे नहीं जा सकता। सही पकड़ा। दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर उस हैश को रिवर्स करके वापस असली पासवर्ड में नहीं बदल सकता। ओह वाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई हैकर किसी वेबसाइट का डेटाबेस चुराता है तो उसे लोगों के असली पासवर्ड तो मिलते ही नहीं है, उसे बस वो हैश मिलते हैं। यानी उसको सिर्फ उन ढेर सारी स्मूदीज का डेटाबेस मिलता है। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है, क्योंकि टेक्निकली हैश को वापस पासवर्ड में डिक्रिप्ट करना संभव ही नहीं है। इसलिए अटैकर्स एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं। वो क्या करते हैं फिर? वो अंदाजा लगाते हैं यानी गैसिंग। वो लाखों करोड़ों संभाव्य पासवर्ड्स की एक लिस्ट लेते हैं, उन सभी शब्दों का उसी एल्गोरिथम से अपना खुद का हैश बनाते हैं और फिर देखते हैं कि उनके द्वारा बनाया गया हैश चुराए गए हैश से मैच कर रहा है या नहीं। अच्छा, यानी हैकर उस स्मूदी से वापस सेब नहीं निकालता, वो खुद अपनी तरफ से करोड़ों सेब, केले और संतरे पीस पीस कर देखता है कि कौन सी स्मूदी का स्वाद उस चुराई गई स्मूदी से मैच कर रहा है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन अगर इंसान की बात करें तो करोड़ों चाबियों को एक एक करके ताले में लगाना या करोड़ों हैश बनाकर मैच करना तो असंभव है।
उसमें तो जिंदगी बीत जाएगी। यहीं पर कहानी में इंसानी मनोविज्ञान और मशीनी ताकत का तालमेल सामने आता है। हाँ, और इसी बात को समझाने के लिए जी-मैन सिक्योरिटी वाले YouTube वीडियो का रेफरेंस बहुत काम आता है। उसमें ना जी-मैन ने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी से बेनकाब किया है। हाँ, उस वीडियो में एक टूल का लाइव डेमो दिया गया है। राइट, हैशकैट नाम के टूल का, जो जहां तक मैंने पढ़ा है साइबर सिक्योरिटी की दुनिया का सबसे तेज पासवर्ड रिकवरी टूल है। हैशकैट का नाम इस इंडस्ट्री में बहुत इज्जत और दोनों ही चीजों के साथ लिया जाता है, इज्जत भी और खौफ भी। खौफ क्यों? क्योंकि ये टूल खतरनाक हद तक ताकतवर है। और उस वीडियो का जो ब्रेकडाउन है वो ये दिखाता है कि इस टूल को काम करने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए होती है वो है एक वर्ड लिस्ट। अच्छा, वर्ड लिस्ट, यानी वो डिक्शनरी जिसमें से वर्ड्स उठाए जाएंगे। बिल्कुल, ये महज एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें उन करोड़ों संभाव्य पासवर्ड्स का कलेक्शन होता है जिनका हैकर अंदाजा लगाना चाहता है। और यहीं पर ना उस मशहूर फाइल का जिक्र आता है जिसका नाम है rockyou.txt। जी-मैन ने भी अपने वीडियो में इसका जिक्र किया है। हाँ, रॉक्यू फाइल साइबर सिक्योरिटी में बहुत फेमस है। मतलब ये फैक्ट अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है कि उस एक अकेली टेक्स्ट फाइल में 14 मिलियन, जी हाँ, 1.4 करोड़ से ज्यादा शब्दों और पुराने लीक्ड पासवर्ड्स का कलेक्शन है। मुझे पढ़ के यकीन ही नहीं हुआ पहले। वो आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। ये फाइल असल में 2009 में हुए एक असली डेटा ब्रीच का नतीजा है। उस वक्त एक सोशल ऐप के लाखों यूजर्स के पासवर्ड्स लीक हो गए थे। पर 2009 तो बहुत पुरानी बात तो गई ना। फिर आज ये फाइल इतनी असरदार कैसे है? क्योंकि इंसान का दिमाग बदला नहीं है। इंसान पासवर्ड बनाते समय आज भी बहुत ही प्रिडिक्टेबल तरीके से काम करता है। लोग वही पुराने पैटर्न्स, वही 1 2 3 और अपनों के नाम इस्तेमाल करते हैं। इंसानी आदतें बहुत जल्दी नहीं बदलती। सही बात है। लेकिन 1-1 करोड़ शब्दों की लिस्ट भी अगर एक-एक करके आजमाया जाए तो उसमें काफी समय लग सकता है ना? बिल्कुल, और अटैक में समय ही सब कुछ है। इसलिए जी-मैन ने अपने डेमो में एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। हाँ, मैंने देखा था वो। उन्होंने पूरी रॉक्यू फाइल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने नैनो एडिटर का इस्तेमाल करके उस फाइल में से सिर्फ 92 शब्दों की एक छोटी और टारगेटेड लिस्ट बनाई, जिसे agne.txt नाम दिया। सही पकड़ा। एक छोटी लिस्ट का सीधा सा मतलब है कि टूल अपना पूरा ध्यान सिर्फ उन गिने चुने शब्दों पर लगा सकता है जिनके पासवर्ड होने की संभावना सबसे ज्यादा है। उससे स्पीड और बढ़ जाती है। राइट, और इस छोटे से कदम के बाद अटैक करने से पहले एल्गोरिदम जानना जरूरी होता है कि आखिर हैश बना किससे है। हाँ, बिना एल्गोरिदम जाने हैशकैट काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए वीडियो में हैश आइडेंटिफायर नाम की एक छोटे से ऐप का इस्तेमाल किया गया। उसमें हैश डालते इसने तुरंत बता दिया कि ये MD5 एल्गोरिदम था। MD5 काफी पुराना है ना? काफी पुराना है और इसको अब सुरक्षित भी नहीं माना जाता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी कई सिस्टम्स में इसका इस्तेमाल देखने को मिल ही जाता है। ये तो काफी खतरनाक बात है। तो जब हैकर के पास चुराया हुआ हैश आ गया, उसके पास एक मजबूत वर्ड लिस्ट भी आ गई और उसने एल्गोरिदम भी पहचान लिया, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बस एक कमांड रन करने की देरी होती है। वीडियो में वो हिस्सा बहुत दिलचस्प था। जब उन्होंने हैशकैट टूल रन किया तो टर्मिनल में एक कमांड डाली, हैशकैट, फिर स्पेस देकर -M0 और -A0। पहली बार देखने में ये किसी मूवीज वाले हाई लेवल हैकिंग कोड जैसा लगता है। देखने में जरूर लगता है, पर अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये टूल को दिए गए बहुत ही सीधे और सरल निर्देश हैं। जैसे वो -A0, जिसका मतलब उन्होंने बताया स्ट्रेट अटैक मोड को चालू करना। बिल्कुल, यानी टूल को सीधा आदेश था कि डिक्शनरी के शब्द उठाओ, उनका हैश बनाओ और बिना कोई नया नंबर या सिंबल जोड़े सीधे चुराए गए हैश से भिड़ा दो। और उसमें जो -M0 था वो क्या कर रहा था? वो -M0 टूल को ये बता रहा था कि जो टारगेट हैश है वो MD5 एल्गोरिदम का है। 0 का मतलब यहाँ MD5 है। टारगेटेड अटैक का यही सबसे बड़ा फायदा है। हैकर को पहले से पता होता है कि उसे किस ताले की चाबी बनानी है। अच्छा, मतलब अलग-अलग एल्गोरिदम्स के लिए अलग नंबर्स होंगे वहाँ? एकदम। हैशकैट में ऐसे ढेरों विकल्प मौजूद होते हैं। विंडोज सिस्टम के जो NTLM हैश होते हैं, वहां से लेकर सिस्को राउटर्स और एंड्रॉइड डिवाइस के जटिल हैश तोड़ने तक की क्षमता इस एक टूल में भरी हुई है। बाप रे! और उस कमांड का नतीजा जो था वो सच में मेरे तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आखिर में कमांड एंटर दबाया और कुछ ही सेकंड्स के अंदर, मतलब पलक झपकते ही टूल ने वो हैश क्रैक कर दिए। हाँ, स्पीड ही तो इसकी असली ताकत है। स्क्रीन पर 2 पासवर्ड साफ नजर आ गए। एक था ऑफल पासवर्ड 123 और दूसरा था
स्ट्रेंजर थिंग्स -2026 इतनी आसानी से और इतनी रफ्तार से। देखिए, ये डेमो ना महज एक टेक्निकल ट्यूटोरियल नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक कमजोर पासवर्ड की उम्र आज के समय में महज कुछ सेकंड की रह गई है। सिर्फ कुछ सेकंड। अगर किसी का पासवर्ड किसी पुरानी वर्ड लिस्ट का हिस्सा है या इंसानी मनोविज्ञान के हिसाब से आसानी से अंदाजा लगाने लायक है, तो वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन यहीं पर बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर ये टूल इतना तेज है और इतनी आसानी से चल जाता है, तो क्या कोई भी इसको अपने घर बैठे एक साधारण से लैपटॉप पर चलाकर दुनिया के सारे पासवर्ड्स तोड़ सकता है? यहाँ पर हमें उस दूसरे सोर्स यानी द हैशकैट आर्म्स रेस वाले आर्टिकल की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये बात समझ आती है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर ही सब कुछ नहीं करता। तो असली ताकत कहाँ से आती है? असली ताकत आती है हार्डवेयर से। ये कोई आम चोरी का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में चल रही एक पासवर्ड आर्म्स रेस है, दो सेनाओं के बीच की होड़। वो कैसे? हार्डवेयर का इसमें क्या रोल है? देखिए, पुराने समय में हैकर्स जो थे वो साधारण कंप्यूटरों के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का इस्तेमाल करते थे। एक सीपीयू एक सेकंड में कुछ हजार हैश बना सकता है। कुछ हजार सुनने में तो काफी लगता है। सुनने में लगता है, लेकिन जब आपके सामने 1.4 करोड़ शब्दों की लिस्ट हो तो ये रफ्तार बहुत धीमी पड़ जाती है। उसको एक एनालॉजी से समझते हैं। जैसे आर्टिकल में भी इशारा था, अगर सीपीयू को हम कुछ गिने चुने बहुत ही ब्रिलियंट प्रोफेसर्स मान लें, जो बहुत ही मुश्किल और जटिल गणित सुलझाने में माहिर हैं, तो उनके सामने जब करोड़ों आसान जोड़ घटाव रख दिए जाएं, तो वो बोर हो जाएंगे और समय लगाएंगे। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। और दूसरी तरफ आज के अटैकर्स क्या कर रहे हैं? वो गेमिंग में इस्तेमाल होने वाले हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जीपीयू क्या हुआ इस एनालॉजी में? जीपीयू उन हजारों स्कूली बच्चों की एक ऐसी फौज की तरह है जो भले ही बहुत मुश्किल गणित ना कर पाएं, लेकिन एक साथ मिलकर बहुत सारे आसान जोड़ घटाव पलक झपकते ही कर सकते हैं। तो जीपीयू इस काम में सीपीयू को बहुत बुरी तरह पछाड़ देते हैं। एकदम। हैशकैट को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो जीपीयू की इस बेहिसाब ताकत का पूरा निचोड़ निकाल सके। आज के समय में एक जीपीयू का पूरा नेटवर्क एक सेकंड में कई अरब हैश जनरेट कर सकता है। कई अरब? बाप रे! लेकिन इतने सारे जीपीयू खरीदना तो बहुत महंगा पड़ता होगा ना हैकर्स को? यही तो नया ट्विस्ट आता है। अब तो क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा आ गई है। अटैकर्स को महंगे हार्डवेयर खरीदने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो वो क्या करते हैं? वो बस कुछ डॉलर देकर Amazon AWS या किसी और क्लाउड सर्वर पर हजारों जीपीयू किराए पर ले सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस जटिल पासवर्ड को तोड़ने में कुछ साल पहले कई दिन या महीने लगते थे, वो अब इन पावरफुल कंप्यूटरों की मदद से कुछ घंटों या शायद कुछ मिनटों में ही चकनाचूर हो जाते हैं। बिल्कुल। और यही वो डिजिटल हथियारों की होड़ है जिसका जिक्र आर्टिकल में है। एक तरफ अटैकर्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग और जीपीयू की ताकत से लैस हैं, और दूसरी तरफ वो डिफेंडर्स हैं जैसे बड़ी संस्थाएं, बैंक और कंपनियां जो इस डेटा की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बात बताइए, अगर हैशकैट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके इतना भयानक नुकसान हो सकता है और ये टूल अटैकर्स को इतनी असीमित ताकत दे रहा है, तो इसको पूरी तरह से बैन नहीं कर देना चाहिए? क्या इसे पब्लिक के लिए इंटरनेट पर खुला छोड़ना सही है? ये साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक बहुत पुरानी और गहरी नैतिक बहस है, यानी एथिकल डिबेट। आर्टिकल में इस पर काफी रोशनी डाली गई है। असलियत ये है कि हैशकैट सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक ढाल भी है। ढाल? वो कैसे? देखिए, साइबर सुरक्षा की दुनिया में जो अच्छे लोग हैं, जैसे एथिकल हैकर्स, पेनिट्रेशन टेस्टर्स और डिजिटल फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स, वो भी इसी टूल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो खुद पर अटैक करके देखते हैं? हाँ, बिल्कुल। वो कंपनियों के सिस्टम की मजबूती जांचने के लिए उन पर खुद हमला करते हैं। इस प्रक्रिया को स्ट्रेस टेस्ट करना कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक असली हैकर क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है, ताकि उससे बचने की पहले से तैयारी की जा सके। ओह, समझी। ये तो वही बात हो गई कि अगर किसी को अपना घर सुरक्षित बनाना हो तो उसे एक चोर के नजरिए से सोचना पड़ेगा कि दीवार कहाँ से कमजोर है या खिड़की का ताला कैसे तोड़ा जा सकता है। सही कहा आपने। अगर इन टूल्स को बंद कर दिया गया तो साइबर क्रिमिनल्स तो डार्क वेब से इसे किसी ना किसी तरह हासिल कर ही लेंगे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके पास अपनी सुरक्षा जांचने का कोई तरीका ही नहीं बचेगा। राइट। और ये स्ट्रेस टेस्ट करना कितना जरूरी है,
इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल 2021 का वो कॉलोनियल पाइपलाइन अटैक है, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, वो घटना इस बात का जीता जागता प्रमाण है। जब कोई संस्था अपने सिस्टम का सही से स्ट्रेस टेस्ट नहीं करती तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। मतलब सोचकर अजीब लग रहा है कि सिर्फ एक कमजोर पासवर्ड, जो शायद रॉक्यू जैसी किसी पुरानी वर्ड लिस्ट का हिस्सा था, उसकी वजह से एक पूरे देश के बुनियादी ढांचे पर असर पड़ा। गैस स्टेशंस पर लंबी कतारें लग गईं। इसीलिए ये अब महज एक टेक्निकल मुद्दा नहीं रह गया है, ये सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ चुका है। इन सब बातों को जानने के बाद ना सच कहूं को एक अजीब सी बेचैनी होती है। अगर पुराने एल्गोरिदम्स जैसे MD5 अब सुरक्षित नहीं हैं और अगर हैश को मिनटों में क्रैक किया जा रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग ने अटैकर्स को सुपर विलन जैसी ताकत दे दी है, तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्या इस रेस में डिफेंडर्स हार रहे हैं और इससे आगे बचा कैसे जाए? देखिए, हारना कोई विकल्प नहीं है इस दुनिया में। लेकिन हाँ, आर्टिकल ये जरूर कहता है कि सुरक्षा को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलना पड़ रहा है। पुराने तरीकों से चिपके रहने का समय अब चला गया। तो नए तरीके क्या हैं? सबसे पहला बचाव तो यही है कि संस्थाएं अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA को अनिवार्य बना रही हैं। यानी वो जो हमारे फोन पर OTP वगैरह आता है। बिल्कुल। इसका फायदा यह है कि अगर पासवर्ड चोरी भी हो जाए तो भी सिस्टम में घुसने के लिए एक दूसरा वेरिफिकेशन चाहिए होगा, जो हैकर के पास नहीं होगा। लेकिन ये काफी नहीं है ना? नहीं, इसके अलावा जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जैसी नई रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। जीरो ट्रस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मूल मंत्र है किसी पर भी भरोसा मत करो, चाहे वो यूजर नेटवर्क के अंदर हो या बाहर, हर कदम पर उसकी पहचान वेरीफाई करो। और जहां तक आम इंसान की बात है, तो सुरक्षा विशेषज्ञ अब पुराने छोटे पासवर्ड्स की जगह पास फ्रेजेस की वकालत कर रहे हैं। हाँ, पास फ्रेजेस काफी असरदार होते हैं। यानी अक्षरों और नंबरों का कोई बेतरतीब गुच्छा नहीं, बल्कि पूरा एक लंबा वाक्य जो किसी के लिए याद रखना आसान हो, लेकिन कंप्यूटर के लिए क्रैक करना लगभग नामुमकिन, क्योंकि पासवर्ड जितना लंबा होगा, GPU को उसे क्रैक करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा, शायद कई सदियां लग जाएं। पास फ्रेज एक बहुत अच्छा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भविष्य का जो असली समाधान है वो शायद पासवर्ड्स को ही जड़ से खत्म कर देना है। पासवर्ड्स को ही खत्म कर देना? वो कैसे? पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक्स के जरिए, जैसे चेहरे या फिंगरप्रिंट की पहचान पर अब पूरी दुनिया में भारी निवेश हो रहा है। इसके पीछे की सीधी सी सोच यही है कि अगर सिस्टम में कोई पासवर्ड होगा ही नहीं तो हैकर उसे चुराकर क्रैक कैसे करेगा। ये एक बहुत ही मजबूत दिशा लग रही है। और एक और अहम बात जो आर्टिकल में सामने आती है वो है AI ड्रिवन डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत। हाँ, AI का रोल अब बहुत बढ़ने वाला है। वही ना, क्योंकि इंसान हर समय तो हजारों सर्वर्स की निगरानी नहीं कर सकते। इसलिए भविष्य में हमें ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत होगी जो हैकर्स के पैटर्न को तुरंत पहचान सके। सही कहा। एक ऐसा AI जो सिर्फ पासवर्ड सही होने पर दरवाजा ना खोले, बल्कि ये भी देखे कि क्या यूजर का व्यवहार सामान्य है या नहीं। जैसे अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह दिल्ली से लॉगिन करता है और अचानक रात के 3 बजे किसी अनजान देश से लॉगिन कर रहा है, तो AI तुरंत उस कनेक्शन को ब्लॉक कर दे। यही तो भविष्य की रक्षा पंक्ति है। AI का इस्तेमाल करके नेटवर्क की लगातार और रियल टाइम मॉनिटरिंग ही इन आधुनिक हमलों को रोक सकती है। तो 14 मिलियन शब्दों वाली रॉक्यू फाइल से लेकर हैशकैट की असीम ताकत और फिर कॉलोनियल पाइपलाइन जैसी विशाल कंपनी के थप्पड़ पड़ने तक, इस पूरी चर्चा से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? ये कि हमारी डिजिटल जिंदगी की चाबियां बहुत ही नाजुक हैं। जो हथियारों की होड़ पर्दे के पीछे चल रही है, वो हर दिन और भी तेज और खतरनाक हो रही है। लोगों को एक बार चेक करना चाहिए कि कहीं वो भी उस ऑफर्ड पासवर्ड 123 जैसा कुछ तो नहीं यूज करे। एकदम। जागरूकता और आधुनिक तकनीकों को अपनाना ही इस डिजिटल युद्ध में बचाव का एकमात्र रास्ता है। लेकिन जाते जाते एक ऐसा विचार है जो इस पूरी चर्चा के दौरान मेरे मन में बार बार आ रहा था, जो इन सोर्सेज में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है कि तकनीक का भविष्य आखिर हमें किस मोड़ पर ले जाएगा। अच्छा, वो क्या विचार है? देखिए, बचाव के लिए AI ड्रिवन डिफेंस की बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक तरफा तो नहीं होगा ना। अगर बचाव करने वाले AI का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमला करने वाले थोड़ी ना शांत बैठेंगे। ये तो तय है।
वो भी पासवर्ड या पासफ्रेज का अंदाजा लगाने के लिए एआई का ही इस्तेमाल करेंगे। जरा कल्पना कीजिए कि भविष्य का एक अटैकर एआई महज डिक्शनरी के शब्दों का अंधाधुंध अंदाजा नहीं लगाएगा, बल्कि वो इंसानी मनोविज्ञान को पढ़ेगा। ओह, आप कह रही हैं कि एआई हमारे बिहेवियर को स्टडी करेगा? बिल्कुल। एक ऐसा एआई जो किसी भी व्यक्ति के सोशल मीडिया को स्कैन करे, उसकी पसंद नापसंद समझे और ये जान ले कि वो व्यक्ति अपने बचपन के पालतू कुत्ते का नाम, अपनी पसंदीदा फिल्म और अपनी जन्म तिथि को किस अनोखे तरीके से जोड़कर अपना पासफ्रेज बनाएगा। जब मशीनें इंसानी भावनाओं और सोचने के पैटर्न्स को डिकोड करने लगेंगी, तो क्या कोई भी पासफ्रेज सुरक्षित रह पाएगा? ये तो सच में बहुत डीप और डरा देने वाली सोच है। वही ना। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में ये सीक्रेट पासवर्ड या पास फ्रेज का पूरा कॉन्सेप्ट ही इतिहास बन जाएगा? क्या भविष्य में लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी डिवाइस के सामने अपने दिमाग की तरंगों यानी ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां सिर्फ दिमाग में उठने वाला एक खास और सीक्रेट विचार ही असली चाबी का काम करेगा? एकदम। क्या वो डिजिटल तिजोरी जिसका ताला आज एक भ्रम साबित हो रहा है, कल को सिर्फ इंसानी दिमाग से खुलेगी? ये सोचने वाली बात है। सच में लोगों को इस पर सोचना चाहिए। तो चलिए इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, अपनी डिजिटल दुनिया के तालों को हमेशा मजबूत रखिए।